साथियों को प्रणाम करता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 48वां व्याख्यान है आज। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 47 व्याख्यान अब तक संपन्न हो चुके हैं और यह 48वां व्याख्यान है जिसका विषय है उत्तर आधुनिकता और साहित्य की दिशाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान के द्वारा आज ये वक्तव्य रखा गया है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, और वहीं के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी एवं विहास के अन्य साथी, साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, अध्यापक बंधु, शोधार्थी बंधु एवं विद्यार्थियों, सभी के प्रति मैं कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए इसे आगे की ओर ले चल रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही सुखद क्षण है कि आज का ये जो व्याख्यान है उत्तर आधुनिकता और साहित्य की दिशाएं विषय पर केंद्रित है और इस आज के व्याख्याता, आज के व्याख्यान देने वाले आदरणीय प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर हैं, जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, एक प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रसिद्ध साहित्यकार, उनकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। तो ये हमारे लिए हर्ष और गौरव दोनों का क्षण है। मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर का संक्षिप्त परिचय देने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर का संक्षिप्त परिचय देने का अनुग्रह करें। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। सभी प्रतिभागियों को मैं सादर नमन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज हिंदी विभाग, पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलुरु एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह गतिमान है। हमारे साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका अपनी ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, ये आप सभी जानते हैं, आज का व्याख्यान इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला की कड़ी की 48वां व्याख्यान है। अब तक 47 व्याख्यान हो चुके हैं। आज का यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, मुख्य व्याख्यान है, जिसकी हम सभी जानते हैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, मतलब उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा है, साहित्यकार है और नाटककार है और जिसकी शिक्षाविद है, और उसके साथ साथ ये जो प्रसिद्ध संपादक भी है, 15 साल से एक प्रसिद्ध पत्रिका का जो संपादन कर रहे हैं। इन सभी जिसके व्यक्तित्व के धनी जो है 83 वर्षीय, आप कल्पना कर सकते हैं 83 वर्षीय जो व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित है, तो ये हमारे लिए एक अत्यंत जिसकी बहुत ही हर्षदायक विषय है। और मैं आज के जो प्रोफेसर सूर्यपाल सिंह जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं
और वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार हैं। डिग्री कॉलेज बटावली बाजार गोरखपुर के जो सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। इनका संक्षिप्त, क्योंकि वह विस्तृत परिचय है, क्योंकि मैंने बताया साहित्यकार है, नाटककार है, संपादक है और शिक्षाविद है। इन सभी दृष्टि से देखा जाए तो उनका व्यक्तित्व जो है विस्तृत व्यक्तित्व है, उनका परिचय है। इन सभी को मिला करके मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जिसकी ये 10 जनवरी 1948 में गोंडा मुख्यालय के पास परसो हनीपुरवा गांव में इनका जन्म हुआ है। अभी इनकी उम्र जो है 83 वर्ष के जो प्रोफेसर सूर्यपाल सिंह जी हैं, तो इनका जो शैक्षिक जो योग्यता है, एमए भूगोल में, एमएड है, पीएचडी है, और जिसकी धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य एवं सामाजिक बदलाव में विशेष रुचि एवं पैनी नजर रखने वाले हमारे आज के वक्ता हैं। इनका कार्यक्षेत्र जो 10 वर्ष माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन एवं 3 वर्ष प्राचार्य पद पर ये कार्य कर चुके हैं, और 12 साल तक लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में अध्यापन इनके द्वारा हुआ है। तदुपरांत 15 वर्ष महाविद्यालय बटावली बाजार गोरखपुर में प्राचार्य पद पर कार्यरत होकर के अभी सेवानिवृत्त हैं। लेखन एवं मंचन में प्रारंभ से ही इनकी रुचि रही है। गोंडा गोरखपुर में इन क्षेत्रों में दर्जनों नाटकों का इन्होंने मंच पर इनका प्रदर्शन करवाया है, इनके अपने निर्देशन के द्वारा। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के ये सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का संचालन, सहभागिता, दर्जनों लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित है। शिक्षक शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के विश्व सम्मेलन बैंकॉक में सहभागिता तथा थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर के उच्च शिक्षा केंद्रों का इन्होंने निरीक्षण किया है, क्योंकि ये बीएड कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसीलिए शिक्षा से, जैसे कि प्रशिक्षण क्षेत्र से संबंधित जो अलग अलग देशों का इन्होंने भ्रमण किया है। इनकी जो बहुत सी जो कृतियां हैं, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर दुर्गेश श्रीवास्तव, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा लघु शोध प्रबंध, साहित्य परिक्रमा, तत्सम, पूर्वापर आदि में रचनाओं की समीक्षा है। इनकी यह विशेषता है, इतनी जो उम्र में भी 83 साल की उम्र में भी 15 साल से ये लगातार त्रैमासिक पत्रिका उसका जो ये संपादन कार्य कर रहे हैं, और इस त्रैमासिक पत्रिका में अलग अलग विषयों को केंद्र में बना करके, उदाहरण के लिए मलयालम साहित्यकारों को केंद्र में बना करके, साहित्य को केंद्र में बना करके उन्होंने विशेषांक निकाला है। इसी तरह अपनी पत्रिकाओं में, पूर्वापर जो पत्रिका में इस तरह की जो सृजनात्मक कार्य जो ये कर रहे हैं। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं नाटक परतों के बीच, द एजुकेशनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्लेटो एंड श्री अरबिंदो ए कंपैरेटिव स्टडी। इनका और एक जो सृजन कार्य है नाट्य संकलन गीत गाने दो मुझे, उपन्यास कंचन मृग, कविता संग्रह पर अभी संभावना है। इनका एक कविता संग्रह है पर अभी संभावना, 2004 में यह प्रकाशित है। उपन्यास शाकुन पांखी 2005 में, शिक्षा के आधार काव्य इनका जो रात साक्षरी है, नाट्य संग्रह खंड 2, नाटकों का संकलन 2 खंडों में प्रकाशित है। तनुदा का अपहरण उपन्यास कोमल की डिग्री 2008 में प्रकाशित है। पंछी यहाँ नहीं रहते 2008 में,
शिक्षा का अर्थशास्त्र 2008 में, कहानी संग्रह नीड, इसका प्रकाशन 2008 में नवम में हुआ है। और उसके बाद उपन्यास मनस्वी 2009 में प्रकाशित है। अपना आकाश 2010 में प्रकाशित है। तो इस तरह ये जिसकी बहुत सी कृतियों के जो रचयिता है, आज के हमारे इस जो 48वें व्याख्यान में व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर सूर्यपाल सिंह जो हमारे साथ उपस्थित है। तो यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। 83 वर्षीय जो जिसकी अत्यंत अनुभवी जिसके साहित्यकार है, नाटककार है, प्राचार्य, प्राध्यापक और संपादक, तो इस तरह के सभी क्षेत्र में कार्य करने वाले 83 वर्षीय प्रोफेसर सूर्यपाल सिंह जी हमारे साथ आज के इस व्याख्यान में उत्तर आधुनिकता और साहित्य की दिशाएं इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस व्याख्यान के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनका मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से आज के मुख्य वक्ता गुरुतुल्य प्रोफेसर सूर्यपाल सिंह सर का परिचय दिया। और वैसे तो सीधे तौर पर मुझे उनकी कक्षा पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उसके बीच बीच में कई संबोधनों में, उद्बोधनों में और उनका कुछ सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो बहुत कुछ मैं सीखता रहता हूँ, वो मेरे गुरुतुल्य हैं। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजक मंडल की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी तिवारी जी, प्राचार्य जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो। जी, मैं पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि कुछ जो है कहना चाहें तो आपका स्वागत है डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी। थैंक यू सर। मुझे कुछ कहना नहीं है, वो बहुत सुनना है प्रोफेसर सूर्यपाल सिंह के ओर से। सर, टुडे you Dr. Shailendranath Mishra ji, the Lal Bahadur Shastri College professor, another organizer, our own colleague Dr. F.C. Manjunath ji and Dr. Jayashankar Tiwari, the principal of the college, the resource person Suryapal Singh ji, and all the scholars, writers, professors from all over India, and also the students who are the participants of आपका ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला. This is the 48th lecture. In the beginning I was with you. Due to some my personal commitments, I was not able to connect exactly 5 p.m. or the other timings. But today I am very happy to see the many faces, especially your face, Shailendranath face is very familiar to me, not only to me, all over India, the Hindi scholars, writers and professors. First, I thank you for giving an opportunity to be a part of the participants in your Vyakyan Mala. And secondly, you are moving towards the half century. From my side, my college, on behalf of my college and colleagues, I am very happy and I congratulate you, and I wish you all the best. Not only half century, also go to the century within 1 year. I think you have the target. Okay. Then I heard much about today's resource person. So far, all the 47 lectures where Sir Manjunath sir has briefed me about the resource persons. All the resource persons were these great scholars,
not only the great scholars, their lectures also very, very effective. Today's professor, today's resource person, Professor Surya Pal Singh Ji, also is a multifaceted personality, not only the writer or प्राचार्य महोदय आवाज information resource. जी स्वागत. Yes sir. Okay. So thank you. Wish you all the best sir. Thank you. जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप थैंक यू सर. विश यू ऑल द बेस्ट. जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जो है शुभाशंसा के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए. आपने हमारा उत्साहवर्धन किया. आप से बहुत आशीर्वाद व्याख्यानमाला को मिल चुका है इसके पहले भी. और अब मैं बिना किसी और औपचारिकता के आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं. मुख्य जो आज का विषय है जिस पर वक्तव्य देने के लिए, उत्तर आधुनिकता और साहित्य की दिशाएं. सर आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद. दोनों कॉलेजों के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी और डॉक्टर तिवारी तथा इस संकल्प से जुड़े हुए साथी सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रख रहा हूं. उम्र जरूर मेरी थोड़ी ज्यादा है. मैं 83 वर्ष पूरा कर चुका हूं, 84वें वर्ष में चल रहा हूं. लेकिन आप जो भी जिस तरह की भी शंकाएं आप प्रकट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसका उत्तर खोजने का प्रयास करें, उसमें आप भी मदद करेंगे. मित्रों, उत्तर आधुनिकता एक विवादास्पद विषय है. इस पर विवाद भी बहुत है और उस विवाद के बीच में से हमको कुछ न कुछ तत्व निकालना है. कुछ लोग तो उत्तर आधुनिकता शब्द को स्वीकार ही नहीं करते. कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वीकार करते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं. जैसे मैं भाई मंजुनाथ जी को नमस्ते करूं तो ये मेरे मित्र हैं तो नमस्ते का जवाब दे देंगे, ठीक है, नमस्ते नमस्ते. लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो हमसे जिसकी पटरी बिल्कुल नहीं है तो मैं उसको नमस्ते करूंगा तो वो सोचेगा देखो ये मुझको चिढ़ा रहा है, ये मुझको चिढ़ा रहा है, ये नमस्ते नहीं कर रहा है. अब आप सोचिए, शब्द नमस्ते ही था, मंजुनाथ जी के लिए अलग अर्थ था और दूसरे व्यक्ति के लिए जिससे मेरी पटरी बिल्कुल न हो तो उसके लिए नमस्ते का दूसरा अर्थ है. तो नमस्ते का अर्थ क्या है? नमस्ते का अर्थ क्या है? क्या कोई ऐसा बेसिक अर्थ है? उत्तर आधुनिकता के जो विद्वान कहते हैं कि सारा कुछ अर्थ ग्रहीता के मन में है. जो शब्द हैं, जो पाठ हैं, उनका अर्थ जो उन पाठ को पढ़ता है या सुनता है उसके मन में है. ये अध्ययन
कम्युनिकेशन की रिसर्च में ये बताया गया है कि अर्थ शब्द में नहीं है, अर्थ ग्रहीता के मन में है। अगर ग्रहीता के मन में है तो सब्जेक्टिव है, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। और पूरा आधुनिक काल का साहित्य वस्तुनिष्ठता की वकालत करता है। पूरा आधुनिक काल, आप जानते हैं, आधुनिक काल को भी अलग अलग विद्वान अलग अलग समय से प्रारंभ होना बताते हैं। आपने सुना होगा कॉपरनिकस का नाम। यूरोप में एक समूह ऐसा है जो कहता है कॉपरनिकस की मौत से, वो 1543 है, आधुनिक युग शुरू होता है। मौत से क्यों शुरू होता है? वो अपनी कक्षाओं में तो कहता था कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन बाहर उसने नहीं कहा कहीं, क्योंकि उसको डर था बाहर अगर जाएगा ये तो बाइबल के खिलाफ है और पादरी और सत्ता का संगठन एक साथ है तो सजा मिल जाएगी। तो उसने बाहर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मरने लगा तो उसके शिष्यों ने उसने जो कहा था, जो बताया था, जो पढ़ाया था, उसकी किताब बना दी। और जब वो मरने लगा तो उसके हाथ में रख दिया, तो वो थोड़ा मुस्कराया, कहा अब तो मैं जा रहा हूं, तुम लोगों ने ठीक ही किया, अब ये विचार बाहर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो जा रहा हूं। आप जानते होंगे दूसरा ग्रुप है जो गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाया 1608 में, वहां से आधुनिक काल यूरोप में शुरू करते हैं। और उसमें कई उपखंड बनाते हैं, पुनर्जागरण है, ज्ञानोदय है, और फिर तो हमारे भारत में जो कॉपरनिकस ने बताया था वो तो 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी में हुआ, अरबी से ग्रीक में हुआ, और ग्रीक से फिर वो यूरोप की अन्य भाषाओं में गया। आप जानते होंगे आर्यभट्ट ने पाई का मान 3 अंकों तक जो निकाला, आज भी इस कंप्यूटर के युग में पूरी तरह सच है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की। पाई का मान निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है जब हम पृथ्वी के व्यास, अर्धव्यास और उसकी परिधि या उसके क्षेत्रफल का मापन करते हैं? इसका मतलब यह है कि उन्हें ये सब जानकारी थी, लेकिन वो यूरोप तो पहुंचा, यहां क्यों बहुत समय तक प्रसारित नहीं हुआ, ये हमको सोचने की बात होगी। मित्रों, तो अगर आर्यभट्ट यहाँ 499 ईस्वी में 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा और उसके 1054 वर्ष बाद कॉपरनिकस वहां कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, जिसको ये पहले कह चुके हैं। तो बहुत सी बातें हैं जिनको हमको आगे समझना होगा, कैसे कोई चीज कहां से निकली, किधर गई। लेकिन हम मानते हैं वो लोग, यूरोप के लोग
ने जो तय किया कि 1608 से या 1543 से आधुनिक युग की शुरुआत होती। भारत में और भी बहुत अंतर है। भारत में इतिहासकार आधुनिक युग की शुरुआत औरंगजेब की मौत से मानते हैं। औरंगजेब की मौत हुई थी 1707 में। आप मध्यकालीन इतिहास पढ़िए भारत में, तो वो 1206 से 1707 तक के काल को मध्यकालीन भारत कहते हैं। और 1707 के बाद अंग्रेज तब यहाँ आ चुके थे और अपनी पैठ बनाना शुरू कर चुके थे। तो अपने यहाँ इतिहासकार तो यही मानते हैं 1707 से आधुनिकता शुरू होती है। लेकिन हिंदी साहित्य में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखन से आधुनिक काल शुरू करते हैं। आप जानते होंगे भारतेंदु तो 1950 में पैदा हुए थे। तो उन्होंने 70 के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली और भी लिखा पढ़ा, और उसी से हम लोग फिर आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। ये तो हमने ये बताया कि आधुनिक काल की शुरुआत अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से व्याख्यायित की जा रही थी। लेकिन ये बताइए, आधुनिक काल खत्म हो गया तभी तो उत्तर आधुनिक काल आया। तो ये कब खत्म हो गया? कब खत्म हो गया ये उत्तर आधुनिक काल, और ये उत्तर आधुनिक काल शुरू हुआ? मित्रों, मैं जैसे आप सवाल लगाते हैं ब्याज का गणित में, मान लिया मूलधन 1 है, आप सवाल लगाते हैं जब तब कहते हैं मान लिया मूलधन 1 है, और फिर सवाल लगाते हैं तो उसका सही उत्तर निकालते हैं। तो उसी तरह से हम मान लेते हैं कि आधुनिक काल का अंत 1950-55 तक आते आते हो गया। अब इसकी व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे कि कैसे यहाँ 1950-55 तक आधुनिक काल खत्म हो गया और नया काल शुरू हो गया। नया काल क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये हमको सोचना होगा। आधुनिक काल में कुछ बातें साहित्य में, फिलॉसफी में, हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगी। क्या दिखाई पड़ेगा? पूरा साहित्य आधुनिक काल का समर्थों उपनिवेशवादियों के पक्ष में है। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में उपनिवेश पूरी दुनिया में हावी थे, चाहे वो फ्रांसीसी उपनिवेश हो, अंग्रेजों का हो, पुर्तगालियों का हो, स्पेन का हो। तो ये वो समय था जब उपनिवेश पूरी दुनिया में बने हुए थे और वहां की जनता की कोई सुनवाई नहीं थी। शासक जो चाहता था वो करता था। पूरे इतिहास काल में आप देखें, आधुनिक काल जिसको हम कहते हैं, हम एक ग्रैंड नैरेटिव से चल रहे थे।
हम एक ऐसी कथा गढ़ते थे जो महान है, महानता की गाथा गढ़ते थे। तो आपको हम बताएं, महानता से भिन्न अगर कुछ है तो हम उसको इग्नोर करते थे, हटा देते थे कि ठीक है भाई यह होना चाहिए। पूरा जो आधुनिक काल है, देखिए हम आपको बताएं, तुलसी जिस समय हुए उस समय अकबर का काल था भारत में, और अकबर का युग मुगलों के लिए, मुगलों के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तुलसी क्या कहते हैं, जानत हो चारि फल चार ही चनन को, जानत हो चारि फल चार ही चनन को, ये तुलसी कह रहे हैं। चार चने के दाने को धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे चार फल की तरह मैं समझ रहा हूं, तो आप देखिए गरीबी किस तरह की रही होगी। लेकिन हम उसको स्वर्णयुग कहते हैं क्योंकि हम महानता से हटना नहीं चाहते। तो आधुनिक काल का जितना साहित्य है उसमें संभ्रांत और महान लोगों के और सामान्य जन के बीच गहरी खाई दिखाई पड़ती है। सामान्य जन, देखिए यहां आप ये ध्यान रखिए कि हम धनी और निर्धन की बात नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो सामान्य जन था और जो संभ्रांत था उसके बीच में आर्थिक अंतर बहुत अधिक था, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उनके सम्मान में, उनके जो व्यवहार में ये बहुत अंतर था। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो संभ्रांत के विपक्ष में पड़ती है उसको आधुनिक काल के साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। जो सामान्य जन की कोई ऐसी घटना जो संभ्रांत जनों के खिलाफ पड़ती है वो आधुनिक साहित्य में, पूरी दुनिया के साहित्य में नहीं मिलेगा। चाहे वो अमेरिकी साहित्य हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे भारत का हो, और चाहे अफ्रीकी साहित्य हो। ये प्रश्न तो है ही। इसी तरह की वे शक्तियां जो उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करती थीं उनको प्रश्रय मिला। आज मैं सवेरे एक छोटी सी टिप्पणी पढ़ रहा था डार्विन की। डार्विन अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि दौड़ते दौड़ते हम स्कूल पहुंचते थे कि किसी तरह समय से पहुंच जाएं, तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करते थे कि हमें पहुंचा दिया। आज का आदमी तो ऐसा नहीं सोचेगा। डार्विन वैज्ञानिक बना और उसने ये बात लिखी। मैं आपको बताऊं, यहां एक बात से मैं शुरू करता हूं। पूरे आधुनिक काल में कई क्रांतियां हुई। फ्रेंच क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, और भी अनेक, अमेरिका में हुई, अनेक क्रांतियां हुई। लेकिन सामान्य जन और संभ्रांत के बीच की जो खाई थी
वो बराबर बनी रही। और इसकी प्रतिक्रिया में ही उत्तर आधुनिकता में सामान्य जन को अधिक महत्व मिला। जो ग्रैंड नैरेटिव थे, जो वे कथाएं जिनका आधुनिक काल में बहुत सम्मान था, उसमें कहाँ कमियां हैं, उसको उत्तर आधुनिक काल ने दर्शाया, दिखाया। मैं आपको बताऊं, आधुनिक काल में आदमी में 3 गुण कहा जाता है हो तो वो समाज के लिए काम करेगा, अपनी जीविका कमा लेगा, चाहे वो प्रशासन में हो या स्वयं मजदूरी करता हो। वे गुण थे पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस एंड प्रैक्टिस। पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस एंड प्रैक्टिस। समय निष्ठा, जिसकी अभी मैं चर्चा कर चुका कि वो दौड़ करके भागते थे स्कूल में कि समय से पहुंच जाएं। समय निष्ठा और ओबीडियंस, आज्ञा पालन। और तीसरा था प्रैक्टिस। जहां लगा दिया जाए वहां लगे रहो, मशीन घुमाना है तो घुमाते रहो। लेकिन किसी देश में ये तीनों गुण उपनिवेशवादियों के लिए बहुत मुफीद थे, उनके लिए बहुत सुविधाजनक थे। क्यों? पंक्चुअलिटी थे, लोग आएंगे, मजदूर आएंगे, समय से आएंगे, इसीलिए कारखानों में घंटियां लगी, सीटी बजी, पहली, दूसरी, तीसरी। और उसी की नकल में स्कूलों में भी घंटियां लगने लगी। पहले घंटी नहीं लगती थी, उसी की नकल में लगने लगी। पहली घंटी लग गई, लड़के सुन रहे हैं, बोर्डिंग बेल है। दूसरी घंटी प्रार्थना की घंटी लगी। तीसरी दौड़े लड़के कि अब तो कक्षा में पहुंच जाना है। ये वही था जो फैक्ट्री में हो रहा था, वही स्कूल में हो रहा। और पंक्चुअलिटी को लागू करने के लिए अध्यापकों ने बड़ी मेहनत की। कोई देर से आया, मेज पर खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ। अब वो बेचारा खड़ा हो गया। आधुनिक काल में तो वो खड़ा हो गया, उत्तर आधुनिक में नहीं खड़ा होगा। अभी मैं बताता हूं, ये अंतर हमें समझना होगा। और दूसरा गुण जो था ओबीडियंस, हम बच्चों को सिखाते थे, लिखो योर मोस्ट ओबीडियंट पीपल। सबसे ओबीडियंट, सबसे आज्ञा पालक छात्र के रूप में हम तैयार करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अधिक आज्ञा पालन कराना बच्चे के विकास में बाधक होता है। वह यही, पुलिस में भर्ती हुई तो ड्रिल करा रहे हैं, कदम ताल करा रहे हैं। कदम ताल इसलिए नहीं था कि वो स्वस्थ रहें, इसलिए था कि आज्ञा पालन सिखाया जा रहा है। उनसे कहा गया दौड़ो, तो 1 मिनट की देर भी नहीं होनी चाहिए, दौड़ो, दौड़ना है। और स्कूलों में क्या था, एक सवाल हल कर दिया गया और 20 सवाल दे दिए गए, उसी तरह के हल करो। ये 3 बातें पूरे आधुनिक काल में जो उस समय की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप विद्यालयों में चलता रहा। आइए इसको उलट देते हैं। उत्तर आधुनिक काल में क्या हुआ, इन्हीं तीनों को देखिए। अब समय निष्ठा को, पहले यह था कि अगर अध्यापक ने कह दिया है क्लास में बैठो, तो 50 बच्चे बैठे हैं क्लास में, लेकिन कोई चूं नहीं करता था, क्योंकि अध्यापक ने कहा था आज 50 बच्चों को बैठा करके देख लीजिए। बच्चे ये कहेंगे किस लिए बैठे,
यहां हम बैठे हैं, हमको कोई काम नहीं मिल रहा है, हम किस लिए बैठे? तो बच्चे आज ये कहते हैं सिचुएशनल पंक्चुअलिटी, मौके पर हम मिलेंगे। आपने कहा है कि 5 बजे व्याख्यान में शामिल हो जाना, हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन दिन भर हम बैठे रहें, अब ये तो संभव नहीं है। तो देखिए, जो पंक्चुअलिटी थी जिस रूप में लागू की जा रही थी वो उपनिवेशवादियों के हित में थी। आज जो सिचुएशनल पंक्चुअलिटी उत्तराधुनिक काल में बच्चे कह रहे हैं, वो बच्चों के विकास में सहायक है। दूसरी बात थी ओबीडियंस। ओबीडियंस, आज्ञा पालन। मैंने बताया बहुत आज्ञा पालन कराना बच्चों को दब्बू बना देना है। आज उसके सामने खड़ा है मानव गरिमा। आज उसके सामने क्या है? मानव गरिमा, रेस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। छोटा बच्चा भी अगर आप कुछ कहते हैं, उसकी समझ में आता है तो मानेगा, नहीं तो कहेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं। क्योंकि आदमी की गरिमा बढ़ी है। प्रजातंत्र का युग आया है जब से, तो आदमी की गरिमा बढ़ी है। कोई अध्यापक अगर बच्चों की इज्जत नहीं करेगा तो अध्यापक की इज्जत नहीं बचेगी। कोई पुलिस कप्तान अगर अपने सिपाहियों की इज्जत नहीं करेगा तो उसकी इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए अब हमको तालमेल बिठाना है। कितना आज्ञा पालन। बच्चे ये कहने लगे हैं अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से कि बहुत स्कैन मत कीजिए। कंप्यूटर का शब्द है, आप जानते होंगे। कोई बहुत हमेशा रडार पर मत रखिए हमको। हमारा भी पर्सनल स्पेस है। हम भी, हमारी अपनी भी आवश्यकताएं हैं, अपने भी कुछ मनोभाव हैं, तो आप इतना ज्यादा उसमें तंग न करें। पति पत्नी में भी ये हो रहा है। पत्नी पति से कहती है हम आप पार्टनर हैं, हमारा भी पर्सनल स्पेस है, कुछ हमारा अपना भी है। ये उत्तर आधुनिकता में हुआ है। देखिए, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा है ये खराब है, ये आप तय करेंगे, लेकिन ये हो रहा है और इस तरह होता आया है। आप देखिए, तीसरी चीज थी प्रैक्टिस। जहां लगा दो बच्चा लगा रहे। आज क्या जरूरत है? आज जरूरत है क्रिएटिविटी की। बच्चा रचनात्मक हो। अभी तक हम क्या करते रहे? एमए तक पढ़ाते रहे। दोहा चौपाई किसे कहते हैं? लेकिन एक भी दोहा चौपाई कभी बनवाया नहीं कि बच्चों बनाकर लाओ जरा देखा जाए। हमने रचनात्मकता को कोई ध्यान नहीं दिया। आधुनिक काल पूरा का पूरा रचनात्मकता के विरुद्ध खड़ा होता है। ये बात कहने में थोड़ा अजीब लगेगी, लेकिन आपको हम बताएं क्या कारण है रविन्द्रनाथ स्कूल में नहीं टिक सके। क्या कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सके। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं वो ग्रेजुएशन नहीं कर सके। स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी स्थापित की, ग्रेजुएशन नहीं कर सका। उसने कहा मैं गया था स्कूल में, दाखिला लिया ग्रेजुएशन में, लेकिन मन नहीं लगा कि यहाँ जो बताया जा रहा है वो हमारे काम का नहीं है, मैं भाग आया। तो अगर जो रचनात्मक हैं उन्हें आप भगाते रहेंगे तो क्या कहेंगे?
शिक्षा में एक शब्द चल पड़ा है, स्कूल्स और डेड। विद्यालय मर चुके हैं। जो वो पढ़ा रहे हैं 100 साल पहले की बात पढ़ा रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, मैं अंग्रेजी का पाठ्यक्रम देख रहा था, एमए का भारत में, तो देखा कि इलियट के बाद का साहित्य कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। इलियट उत्तर आधुनिक काल के कवि नहीं है, आधुनिक काल के कवि है। 1950-52 के आसपास उनका प्रयाण हो जाता है। तो हम सोच लीजिए कि आज बच्चे स्कूल नहीं आते, आपकी कक्षा नहीं अटेंड करते, इसका एक कारण ये भी है, उनको लगता है आप पिटी पिटाई लकीर खींच रहे हैं। आप हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी के सैकड़ों उपयोग हैं जो उनको जीविका दिला सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आप वही तुलसी की चौपाई, सूर के पद, कबीर की बानी तक उनको सीमित रखते हैं। ये उत्तर आधुनिकता का संदर्भ नहीं देता। ये बताता है कि आप आधुनिक काल के लोग हैं, जो ठीक है आपकी जिंदगी तो चल गई, आपने पढ़ा दिया, लेकिन आगे कोई इतना पढ़ा पावेगा? क्योंकि हर समय बदलाव बहुत तेज है। आप जो पढ़ा रहे थे उसको पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, आपको ये सोचना होगा। तो मित्रों देखिए, 3 बातें थीं जो आधुनिक काल में थी: पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस और प्रैक्टिस। इसकी जगह उत्तर आधुनिक काल में आया सिचुएशनल पंक्चुअलिटी। आपने देखा होगा, साहित्य पढ़िए कभी तो बहुत से साहित्य में मिलता है, माएं परेशान है, बच्चे समय से घर नहीं लौटते, बच्चे समय से घर नहीं लौटते। इसीलिए मैंने एक गीत लिखा था, दिया बाती का समय है घर चलें। तो आप देखें, और ओबीडियंस और जो आपकी मानवीय गरिमा है, आज्ञा पालन कितना, ये सवाल उत्तर आधुनिक काल में उठता है। आप आधुनिक काल में श्रवण कुमार पैदा कर सकते हैं, लेकिन उत्तर आधुनिक काल का श्रवण कुमार कुछ दूसरे तरह का होगा, जो आपकी सेवा तो करेगा लेकिन आंख मूंदकर नहीं करेगा। तो हमको तालमेल बिठाना होगा मानवीय गरिमा में और आज्ञा पालन में। जो गार्जियन, जो प्रशासक ये नहीं कर पाते, वो जिंदगी भर झेलते हैं। आप भी झेलेंगे अगर कहीं तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल प्रैक्टिस का उतना महत्व नहीं है जितना क्रिएशन का है, जहां पुनर्रचना का है, जहां रचनात्मकता का है, क्रिएटिविटी का है। आप सोचिए, आज कंप्यूटर साइंस में आप जब काम करते हैं तो हर जगह आपको कुछ नया सोचना पड़ता है। अगर आपने नया कुछ नहीं किया है तो आप बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। आप लकीर पीटते रहेंगे, लकीर पीटते रहिए तो ठीक है, मजदूरी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन क्या यही किसी देश का भविष्य बनेगा? नहीं। होना ये चाहिए कि हर बच्चा क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो। हमने आपको बताया कि हमने सैकड़ों सालों से ये पढ़ाया, सॉनेट इसे कहते हैं। सॉनेट में इतनी पंक्तियां होती हैं, ये क्रम होता है, लेकिन हमने एक सॉनेट बनवाया नहीं, हमने उन्हें क्रिएटिव होने का मौका नहीं दिया। इसीलिए अब हमें इस पर सोचना है। ये बात कहने के बाद मैं हमने कहा था, मान लिया मूलधन 1 है
तो 1950-55 के बीच हम मान लेते हैं कि आधुनिक युग चला गया, उत्तर आधुनिक आया। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, कोई युग जाते जाते भी अपने निशान छोड़ता नहीं है। आधुनिक काल के निशान आज भी मिलेंगे और 10 साल बाद भी मिलेंगे, लेकिन उत्तर आधुनिकता के निशान भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए, 1955 से 1960 के बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। 1955 में पहली बार अमेरिका में नीले कॉलर श्रमिकों की अपेक्षा सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या बढ़ गई। ये पहली बार हुआ था दुनिया के इतिहास में। धूल धक्कड़ वाले मजदूर ज्यादा रहते थे पहले, और 1955 में अमेरिका में पहली बार ये हुआ, यूएसए में, कि सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या नीले कॉलर वाले श्रमिकों से बढ़ गई। ये एक बड़ी घटना थी, जो बहुत दिन बाद, हजारों क्या, जब भी कुछ सोचा जाएगा, ये पहली घटना है। आज जैसे आप देखते हैं, आपको ऐसी मजदूरी, ऐसा काम मिल जाता, कंप्यूटर आप ऑपरेटर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके कॉलर गंदे नहीं होते। तो नीले कॉलर की अपेक्षा सफेद कॉलर वालों के धन में की संख्या बढ़ जाना, ये पहली घटना है। ये 1955 में हुई यूएसए में। 1956 में दूसरी घटना हुई, 4 कंप्यूटर एक साथ जोड़ दिए गए। जो एक में दिखता है वही सब में दिखता है। ये इंटरनेट की शुरुआत थी। ये दूसरी बड़ी घटना थी। और इसी बीच जीन्स के स्ट्रक्चर की पहचान हो गई। ये भी बड़ी घटना थी। जीन्स पर जो अध्ययन हुए थे, उनकी संरचना की पहचान नहीं हो पा रही थी। ये तीसरी बड़ी घटना इसी समय हुई। चौथी बड़ी घटना और भी हुई। आप देखते होंगे कि इसी समय रूस ने सबसे पहले, 50 और 60 के बीच में ही रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष में स्पुतनिक भेजा। अमेरिका में हाहाकार मच गया, रूस कैसे आगे बढ़ गया, हम कैसे पिछड़ गए। लेकिन थोड़े समय बाद अमेरिका ने भी अपना स्पुतनिक भेजा। अंतरिक्ष में जो ये प्रयाण किया गया, ये बड़ी घटना थी। आज उसी के बल पर आप ऑनलाइन कितना काम कर रहे हैं, ये आप देखेंगे। एक बात और, यही वो काल है जब उपनिवेश तेजी से खत्म हो रहे थे। उपनिवेश, चाहे वो अंग्रेजों का रहा हो, चाहे स्पेन का रहा हो, फ्रांस का रहा हो, पुर्तगाल का रहा हो, ये लोग छोटे छोटे देश जो उपनिवेश के अंतर्गत थे, भारत पहले हो चुका था, पाकिस्तान भी बन गया था, लेकिन बहुत से देश जो उपनिवेश में थे, अकेले 1960 में 11 देश स्वतंत्र हुए उपनिवेश से। तो यह एक नए युग की शुरुआत थी। यह एक नए युग की शुरुआत थी, क्योंकि प्रजातंत्र जहां भी उपनिवेश स्वतंत्र हुआ, वहां कहीं
राजतंत्र नहीं लौटा, सब जगह प्रजातंत्र आया। और प्रजातंत्र के 4 मूल सिद्धांत हैं: स्वतंत्रता, समानता, हिस्सेदारी और मानव गरिमा। और जब ये प्रजातंत्र शुरू हुआ, दुनिया, आज आप देख रहे होंगे दुनिया में लगभग 200 के आसपास देश हैं और अधिकांश में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं। इसने सामान्य जन में उभार पैदा किया। सामान्य जन को लगा कि हम भी महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं, बहुत से उत्तराधुनिकता के विद्वान मानते हैं कि यही वो काल है जब आधुनिकता का अंत होता है और उत्तराधुनिकता शुरू होती है। हमने कहा था, मान लिया मूलधन एक है ना, तो वो मूलधन यही है कि 1955 से लेकर 60 के बीच, कुछ लोग 50 से भी मान लेते हैं, तो कि जो घटनाएं घटी उससे उत्तराधुनिकता का प्रारंभ होता है। अब आगे देखिए आप, उत्तराधुनिकता क्या है, अब ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी आंदोलन शुरू होता है, उत्तराधुनिकता एक आंदोलन है। उत्तराधुनिकता एक आंदोलन है और अपने देश में तमाम ऐसे छोटे आंदोलन हुए हैं, साहित्यिक आंदोलन हुए हैं जो 18-20 साल चले। आपको याद होगा हिंदी में छायावाद युग 1918 से 36 के आसपास माना जाता है और उसके बाद दूसरा युग शुरू हो जाता है। केवल 18-20 वर्ष में ही यह परिवर्तन हो जाता है। तो उत्तराधुनिकता शुरू होती है 1955 से लेकर 60 के बीच से। अब आइए, उत्तराधुनिकता शब्द का प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग आर्किटेक्चर में हुआ, वास्तुशिल्प में हुआ। एक तरह की जो रचनाएं हो रही थी, एक तरह के मकान बन रहे थे, उनके खिलाफ थोड़ा आंदोलन हुआ कि नहीं, दूसरे तरह की रचनाएं होनी चाहिए, डिजाइन दूसरी होनी चाहिए। सबसे पहले उसने शुरू की, आर्किटेक्चर में आया। फिर साहित्य में, दर्शन में, समाज में, हर जगह ये दिखाई पड़ने लगा। अब हम आपको बताते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। आधुनिक साहित्य में, जैसा मैंने बताया, कि संभ्रांत और सामान्य जन के बीच गहरी खाई है। वो अमीरी गरीबी की खाई नहीं, उनके सम्मान, उनके जीवन और व्यवहार की खाई है। तो उत्तराधुनिकता ने ये कहा कि नहीं, ये अंतर मिटना चाहिए। उन्होंने बराबरी का संदेश दिया कि संभ्रांत और सामान्य जन के बीच दूरी कम होनी चाहिए। ये पहला सिद्धांत है उत्तराधुनिकता का। सामान्य जन और संभ्रांत के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में वो लोग कहते हैं फ्लैटनिंग। हमने बराबर करने की कोशिश की। ये पहला सिद्धांत। दूसरा एक मुख्य सिद्धांत और है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, सभी कुछ सब्जेक्टिव है। ये बड़ा अंतर ये लोग बताते रहे हैं, क्योंकि पूरा जो आधुनिक काल का दर्शन साहित्य है वो ऑब्जेक्टिविटी की सिफारिश करता है, वस्तुनिष्ठता की सिफारिश करता है, लेकिन ये सापेक्षता की सिफारिश करते हैं। ये बताते हैं कि निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। हम अगर कहीं हैं तो हमको सापेक्ष में ही रहना है। आपको एक उदाहरण हम देना चाहेंगे
कि सूर्य पृथ्वी पर लगता है कि उदय होता है अस्त होता है, लेकिन सचमुच क्या सूर्य उदय और अस्त होता है? नहीं होता। निरपेक्ष सत्य यह है कि सूर्य न अस्त होता है न उदय होता है, लेकिन सापेक्ष सत्य यह है कि अगर हम इस पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर सूर्य अस्त होते और उगते दिखता है। यह भी सत्य का एक अंश है। तो जो लोग ऑब्जेक्टिविटी की बात करते थे उनके खिलाफ ये कहते हैं नहीं, सारे सत्य सापेक्ष है, हमको संदर्भ के साथ अर्थ निकालना होगा। जो भी सत्य निकालना होगा वो संदर्भों के साथ निकलेगा। संदर्भ हटा देने पर वो सत्य नहीं रह जाएगा। और इन्होंने कहा आधुनिक काल में लोगों ने जो भी किया, जो भी लिखा पढ़ा, उसमें लॉजिक को महत्वपूर्ण माना, लॉजिक, तर्क को महत्वपूर्ण माना। उत्तराधुनिकता वाले कहते हैं तर्क हमें बहुत दूर नहीं ले जाता। चौथी बात जो उत्तराधुनिकता के लोग कहते हैं, तिवारी जी थोड़ा समय है, 10 मिनट और अभी लेंगे, नहीं तो ये समाप्त नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल आप बोलिए, बहुत आते प्रासंगिक। कर दे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है जी। हाँ, हुआ ये, उत्तर आधुनिकतावादियों ने शब्द, पाठ और उसके अर्थ पर बहुत काम किया। इन्होंने कहा, जैसे अभी शुरू में ही हमने कहा था, नमस्ते का अलग अलग अर्थ लिया दो लोगों ने। एक ने कहा चिढ़ा रहे हैं, एक ने राम राम कहा। तो ये कहते हैं कि पाठ के अंदर जो निहित है उसकी पहचान करनी है। और एक पाठ की मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं, कई अर्थ उसके हो सकते हैं। एक ही पाठ के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं, आधुनिक काल में बच्चों से लिखवाते थे अगर पिता के बारे में, तो वो लिखता था मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। और उत्तराधुनिक काल में लिखेगा मेरे पिता वैसे तो ठीक है, लेकिन जब वो नाराज होते हैं तो बहुत खराब लगते हैं। अब आप कहिए कि दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ही सही है, ये तो नहीं कह पाएंगे आप ये कहने का साहस नहीं कर सकते कि दूसरे वाले को 0 दे दिया जाए, इसने तो पिता की तौहीन कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो उत्तर आधुनिकता के जो लेखक हैं, आपने नाम सुना होगा, बहुत हमने नाम कम लिया इसलिए जानबूझ करके कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा और ये समाप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो रोला बार्थ का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने 1968 में एक लेख लिखा, लेखक की मौत। और फ्रांस में तो उपन्यास की मौत और कथा की मौत और सबकी मौत दिखा चुके हैं वो, लेकिन इन्होंने कहा लेखक की मौत 1968 में। ये वही काल है जिसको हम उत्तर आधुनिक काल में लेते हैं। उसने कहा कि लेखक का कंट्रोल पाठ पर नहीं रह गया है। जो लेखक लिखता है, पाठक उससे भिन्न अर्थ लगा लेता है। लेखक ये नहीं कह सकता हम तो यही अर्थ मानते थे, आपने ये कैसे लगा लिया।
तो एक डेरिडा ने भी जब डिकॉन्स्ट्रक्शन की बात की, विखंडन की बात की, कहा कि हमें जो आप जिसको मानक अर्थ कहते थे उसको विखंडित करके हमको नए अर्थ निकालने होंगे। जो डेरिडा का नाम आपने सुना होगा, रोला बार्थ भी यही कहना चाहती है। वो कहती हैं शब्द और अर्थ के बीच का संबंध व्यक्ति की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता अनेक बातों से निर्धारित होती है, वो केवल शब्द से निर्धारित नहीं होती। इसीलिए शब्द का लेखक मर चुका है। अब देखिए, ये सनसनीखेज है, इन लोगों की आदत है थोड़ा सनसनीखेज बना देने के लिए, इसलिए ऐसा लिखते हैं। ऐसा नहीं है लेखक मर गया है। जैसे कहते हैं स्कूल्स और डेड, तो इसका मतलब ये नहीं स्कूल सब मर गए हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल संकेत करना चाहते हैं कि भाई स्थिति बहुत गंभीर है, जो शब्द है, जो पाठ है। इसीलिए उत्तर आधुनिक काल में पाठ, पुनः पाठ, इनकी चर्चा ज्यादा हुई। आप साहित्य, आप हिंदी का देखिए, अंग्रेजी का देखिए, अमेरिकन देखिए, किसी का देखिए, पाठ, पुनः पाठ, बार बार पाठ कीजिएगा, अर्थ अलग अलग होंगे। इसीलिए वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और एक बात और कही जाती है, आधुनिक काल में महान वृतांत के विरुद्ध कुछ भी कहीं है तो उसको दबा दिया जाता था, उसको थोड़ा नीचा कर दिया जाता था, जिससे महान वृतांत में कोई बाधा न पड़े। उत्तर आधुनिकता ने महान वृतांत के सामने लघु वृतांत रखा। जैसे राम कथा के आगे शंबुक वध, शंबुक की कथा सुनी होगी आपने। राम कथा के साथ शंबुक को प्रोमिनेंस कभी नहीं मिला, लेकिन उत्तराधुनिक काल में आप जानते होंगे, डॉक्टर जगदीश गुप्त की पुस्तक ही है शंबुक वध, कविता के रूप में। इसी तरह से और भी बहुत हैं, एक नहीं है। जो लोग आधुनिक काल में सामान्य जन थे और उनको किनारे कर दिया गया था, वो अब बाहर निकाले जा रहे हैं उत्तर आधुनिक काल में। इसीलिए जो बृहत कथाएं हैं, महान वृतांत हैं, उनके सामने लघु वृतांत उन्हें चुनौती दे रहा है। लघु वृतांत उन्हें चुनौती दे रहा है। चाहे तमाम जगह आप देखेंगे छोटे छोटे पात्र जो उसको महान वृतांतों को चुनौती देते हुए मिलते हैं। ये उत्तर आधुनिक काल की पहचान है, उत्तर आधुनिक काल में ये हुआ है। और आप देखें, यही वह काल है, उत्तर आधुनिक काल, कि जो केंद्रस्थ थे, जो मुख्य धारा में थे, उन पर प्रश्न चिन्ह तो उठा, और जो परिधि पर थे वो केंद्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो परिधि में थे वो केंद्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये उत्तर आधुनिक काल में हुआ, ये कभी आधुनिक काल में संभव नहीं था, क्योंकि उस समय महान वृतांत के खिलाफ कुछ भी सुनना अच्छा नहीं माना गया। और यही नहीं, आप देखें उत्तर आधुनिकता में लोक संस्कृति, स्थानीयता, विकेंद्रीकरण और किसी तरह के समझ लीजिए वह बात जो पहले लोग मान लिया करते थे, अब मानने लायक नहीं समझते।
इसीलिए जब गार्जियन शिकायत करते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, तो मुझको हंसी आती है कि आप भी समझिए कि क्यों नहीं कहना मानते, क्या बात है, कहीं कोई गड़बड़ तो है, कोई बात है। आप जो मनवाना चाहते हैं उसमें कोई कमी है, उसको सोचिए, विचार कीजिए। इसीलिए उत्तर आधुनिक काल में लोक संस्कृति का फैलाव हुआ, लोक भाषा का फैलाव हुआ, और युवाओं की एक नई उपसंस्कृति तैयार हो गई, जो आधुनिक काल के जो नियम सिद्धांत थे उन पर सवाल खड़ी करती है। ये उत्तर आधुनिक काल ने किया है। युवाओं की वो पीढ़ी अब आधुनिक काल के जो सिद्धांत थे, जो चीजें थीं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं, कौन अच्छा है कौन बुरा ये आप तय करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है, यही मैं बताना चाहता हूं। अब आप सोचिए, एक देश में उत्तराधुनिकता कब शुरू हुई, दूसरे में कब शुरू हुई, इसमें अंतर है। जैसे स्पुतनिक अमेरिका ने 59 में छोड़ दिया, भारत ने 1975 में छोड़ा, तो थोड़ा अंतर तो पड़ेगा ना। तो उत्तर आधुनिकता भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग समय पर आगे बढ़ी। एक ही डंडी से हम हाँक नहीं सकते कि आज से उत्तर आधुनिकता शुरू हुई तो हर जगह शुरू हो गई, ऐसा नहीं हुआ। उत्तर आधुनिकता सचमुच एक तरह का आधुनिकता के खिलाफ विद्रोह। अब वो कितना सही है कितना गलत है, अब मंजुनाथ जी थोड़ा समय ज्यादा लग गया है, आप नहीं सर, नहीं आप नहीं सर, आप बताइए सर। 2-4 मिनट और लेंगे अभी हम। नहीं नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं सर, आप कहिए सर, स्वागत है सर आपका। तो ये होने लगा कि हर क्षेत्र में, हर देश में अलग अलग समय पर उत्तर आधुनिकता के निशान दिखाई पड़ते, कहीं 10 साल बाद, कहीं 15 साल बाद, कहीं और पहले। एक समय ही कोई हाँकने वाली स्थिति नहीं है। और ये सवाल, जो महान वृत्तांतों में आस्था रखने वाले थे, ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे सारा विचार, चाहे वो मार्क्सवाद हो या कोई और, वो सब महान वृत्तांत है। अब उसके खिलाफ कोई कुछ कहता है तो उसको महान वृत्तांत के जो अनुयायी हैं वो स्वीकार नहीं करते। इसीलिए उत्तर आधुनिकता को वामपंथी लेखक इस शब्द के साथ स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं ये नव उपनिवेशवाद है। उत्तर आधुनिकता में जहां मैंने बताया था 4-5 बातें एक साथ 1950 और 60 में हुई थी, वहीं एक बात और हुई, वो ये, पहले उद्यम राष्ट्रीय हुआ करते थे, अब क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय हो गए। उत्तर आधुनिक काल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व हो गया। अब ये सवाल है कि उत्तर आधुनिकता का जो लक्ष्य था कि सामान्य जन और संभ्रांत के बीच की दूरी को कम करेंगे, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से संभव होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। ये बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन मित्रों, ये प्रश्न अब भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आप जानते हैं, आजकल ये हो गया है कि बहुत से शासक, बहुत से देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे पानी भरते हैं। ये
थोड़ा शब्द गलत लगेगा बहुतों को, लेकिन ऐसा हो गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कोई देश नहीं होता। एक जगह कोई गड़बड़ हुआ, भाग कर दूसरी जगह चले गए, तो राष्ट्रीयता का क्षरण हुआ है। इस काल में राष्ट्रीयता का भी थोड़ा क्षरण हुआ है। अब समय ज्यादा हो रहा है, अभी कुछ बातें थी लेकिन अब मैं छोड़ रहा हूं। एक बात और बताऊं, 1990 तक आते आते कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि उत्तराधुनिकता खत्म हो गई है। हमने आपको बताया था आपके यहाँ छायावाद युग 18-20 साल भी रहा, तो क्या सचमुच उत्तराधुनिकता 1990 के बाद खत्म हो गई? इस पर सोचिएगा, क्योंकि अब इस प्रकरण को लेंगे और प्रकरण लोगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज मैं इतने से ही आपसे क्षमा मांगता हूं। हालांकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि जो कुछ मैंने कहना चाहा था सब कह पाया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, इसी तरह कार्य करते रहें और हम लोग इसी तरह जुड़ते रहें। कभी न कभी फिर इस पर चर्चा होगी और देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने सुंदर और व्यावहारिक ढंग से आपने जो बातें कही हैं वो बहुत मूल्यवान हैं। मुझे लगता है कि समय 1 घंटे और होना चाहिए था क्योंकि जो विषय था उसका पूर्वांश तो काफी हो गया, पर्याप्त लेकिन हुआ। अभी बाकी बहुत रह गया, इसलिए। हाँ जी, साहित्य की दिशाएं, उस पर अलग से चलिए पार्ट 2 रखेंगे, आपकी अनुमति होगी। कभी रख लीजिएगा जी। और आगे बहुत जितने बिंदुवार, जितने सुंदर ढंग से आपने आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता को समानांतर ढंग से रखते हुए जो बातें बताई जी, क्लाइमैक्स पर आकर हम रुक गए तो ये ठीक है, यह भी संभवतः उत्तर आधुनिकता का एक लक्षण है कि सब कुछ अंतिम सत्य कुछ नहीं है। हाँ। और हम सब का अपना सच है और उन सभी सचों को जोड़ देने से शायद कोई संपूर्ण सच बनता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा समाधान या कोई एक ऐसा अंतिम सच, तो सर ने अपने वक्तव्य को भी इस विषय के अनुरूप ही रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बढ़िया वक्तव्य के लिए। और जितने लोग सुन रहे थे सभी लोग महसूस कर रहे होंगे इस विषय पर जो आपने बातें कही हैं। हमारे प्रतिभागी साथियों में से मैं आमंत्रित करूंगा कि अगर किसी के जिज्ञासाएं हैं या कोई सवाल तो आप आमंत्रित। आप में से किसी साथी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है प्रस्तुत विषय से संबंधित? तो नमस्ते सर, सुनाई दे रहा है सर? जी जी, आवाज आपकी आ रही है, आप पूछिए। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा, मैं डॉक्टर पद्मावती कोयम्बटूर से बात कर रही हूँ सर। वैसे सर ने जो व्याख्यान है, वैसे उन्होंने भूमिका बांधी है, लेकिन बहुत कुछ हमारे लिए चिंतन के लिए बहुत सारी जो बातें हैं उन्होंने छोड़ दी है और सोचने के लिए बहुत सारी दिशाएं दे दी है। उनका जो बहुत ही सरल व्याख्यान, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये प्रश्न है कि आपने ये जो मूल्यों की जो अतिक्रमण की जो बात कही या बदलाव हो सकता है, इसे अतिक्रमण से ज्यादा बदलाव की जो बात कही है, क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि आधुनिक जो काल है उसमें जो भी दलित चेतना हो या स्त्री विमर्श हो या स्त्री भाषा हो या जैसे भी दमित या शोषित जो वर्ग है उनकी जो वाणी है उसे हम इसका प्रतिरूप मान सकते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के? उत्तर आधुनिकता उसके खिलाफ एक विद्रोह मात्र है।
जो मूल्य हैं आधुनिक काल के, उनके खिलाफ ये बात करता है। इसीलिए जो उनके यहाँ महत्वपूर्ण है, इनके यहाँ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और कोई? और प्रतिभागी साथियों में से और किसी साथी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आज के हमारे मुख्य वक्ता जो प्रसिद्ध लेखक हैं, साहित्यकार हैं, सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा ये प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि जो उत्तर आधुनिकता है इसमें लोक संस्कृति, स्थानीयता इत्यादि का फैलाव हुआ है, तो जो लोक संस्कृति के बचाव के लिए या उसके विस्तार के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, उत्तर आधुनिक काल में जो साहित्यकार जुड़े हुए हैं उत्तर आधुनिकता से, उन्हें लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सा काम किया है, अलग अलग ढंग से। और आप देखें कि अपने देश में भी, अगर आप देखें, अपने देश में 91 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए जाते हैं, 91, और सभी का एक तरह से विकास हो रहा है, ये आज की रिसर्च बता रही है। तो भारतीयता है, भारतीयता एक विकसित हो रही है, और एक है जो लोक में जो है, जो क्षेत्र में है, वो भी विकसित हो रहा है। 91 सांस्कृतिक क्षेत्र भारत में हैं और सभी विकसित हो रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। तो ये एकता में अनेकता का एक सूत्र है। जो आधुनिक काल में जो कमियां रह गई थी, उनको इसमें थोड़ा उभारने की कोशिश की गई है। ये हर एक में होता है। जैसे हम आपको बताएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है, उसके बाद छायावाद युग आता है, तो वो स्थूलता के प्रति सूक्ष्मता की प्रक्रिया थी, और उसके बाद फिर सूक्ष्म से फिर स्थूल की ओर चला गया प्रगतिवाद में। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहती है, और साहित्य में इसी से जीवंतता आती है, ये चलनी चाहिए। अब इससे जो रिजल्ट निकलेंगे, उससे हम लोग कितने लाभान्वित होंगे, ये समय बताएगा। पहले से निर्धारित कर देना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो परिधि पर थे वो भी स्वाभिमान रैलियां कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, जो परिधि पर थे, बिल्कुल पीछे थे, वो अब स्वाभिमान रैलियां कर रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए वो भी खड़े हो रहे हैं। आपने सुना होगा एक शब्द संस्कृतिकरण का, श्रीनिवास ने इसको लिखा था कि जैसे जो निचला तबका है वो सवर्ण बनना चाहता है, आज कोई सवर्ण नहीं बनना चाहता, वो जो जहां है वही महत्वपूर्ण है, जहां है, ये बड़ा परिवर्तन है। आधुनिक काल में जो निचले वर्ग के लोग थे वो अपर कास्ट के साथ जोड़ना चाहते थे, तो उनकी रीत नीति वो अपना रहे थे। आज ये है, वो जहां है अपने को मजबूत कर रहे हैं। ये उत्तर आधुनिक काल में हुआ है। तो अपने अपने ढंग से चीजें चलती हैं। आगे हम लोग क्या कर पाएंगे, कितना करेंगे, ये फिर देखा जाएगा। वैसे मुझे दुख है कि मैं साहित्यिक दिशाएं थोड़ा लेना चाहिए था, वो नहीं ले पाया क्योंकि समय बहुत हो गया। फिर कभी मौका मिलेगा तो उत्तराधुनिकता के साहित्यिक दिशाओं पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर।
और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर किसी के प्रश्न हैं तो आपका स्वागत है। आप अपना माइक ऑन करके सर से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे सर का जो आज का वक्तव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार वक्तव्य रहा है। उसमें प्रश्न की बहुत सूत्र तो बहुत सारे हैं, सर ने सोचने के लिए बहुत पटल दिया है। हम जब सर को सुन रहे थे तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि ये जो अभिजन और सामान्य जन की अवधारणा है, जिसमें उत्तर आधुनिकता में आपने कहा कि सामान्य जन की प्रतिष्ठा या सामान्य जन केंद्रित चीजें हुई, तो मेरे मन में उस समय यही आ रहा था कि ये जो पूंजीवाद का उभार हुआ और उसके बाद एक नए तरह का जो सामान्य जन है उनके साथ एक तरफ जहां मानव गरिमा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूंजीवाद का जो शोषण है वो एक दूसरे तरह से अपना स्वरूप ग्रहण करता रहा है और आज भी कर रहा है। तो लेकिन आपने वो बात कर दी थी, फिर भी कुछ अगर कहेंगे तो। नहीं, ऐसा है कि ये विसंगति है, कंट्राडिक्शन तो हर काल में होते हैं, इसमें भी है। लेकिन हम ये सोचेंगे कि भाई आप एक उत्तर आधुनिक साहित्य की दिशाएं करके कभी एक रखिएगा, अगर कभी मौका मिलेगा, है ना। और जी। हम लोग करेंगे, समाज में भी जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी सकारात्मक नहीं है, लेकिन जो है उसको हम हटा भी नहीं सकते। सवाल ये है कि इस समय पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है। जिसको हम सोच रहे थे, आप लोग सोच रहे थे समाजवादी राज्य, वो स्वयं अपने अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। उन्होंने स्वयं खुलेपन का आह्वान किया है, रूस में भी हुआ और चीन में भी हुआ। तो आदमी को रोटी और जबान दोनों चाहिए। आदमी को रोटी और जबान दोनों चाहिए। अगर आप जबान बंद करके रोटी देना चाहेंगे तो दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत आई। समाजवादी जो राष्ट्र बने उन सब में जबान को बहुत सीमित करने की कोशिश की गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको विद्रोह झेलना पड़ा। तो मित्रों, ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हम लोग आगे बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि अब बंद इकोनॉमी कैसे रह पाएगी? पूरी दुनिया जुड़ गई है। मैक्लुहान ने 1962 में जब विश्व गांव का कंसेप्ट रखा, ये कनाडा के थे, इन्होंने विश्व गांव का कंसेप्ट रखा 1962 में। और फिर आगे जब विश्व एक गांव हो गया तो एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से बांट कर कितना रख पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। इसीलिए एक देश इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ गई है। रूस में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, दुनिया का हर आदमी जानता है। तो अब एक नए अनुशासन की जरूरत आगे पड़ेगी। लेकिन ये उभार उत्तराधुनिकता का उभार है। ये सोशल मीडिया का जो उभार है ये भी उत्तराधुनिकता का उभार है। और ये कैसे अनुशासित होगा? सत्ता से, या स्वयं अपना अनुशासन बनाएगा? ये बात की बात है, ये देखना होगा। इसी तरह के बहुत से प्रश्न हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर देश में सक्रिय हो रही हैं, और वो एक बात सच है कि वो अपना लाभ जरूर देखती हैं, लेकिन अपना लाभ देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक चरित्र और है। जैसे आपने टाटा को देखा होगा कि उन्होंने अपनी आमदनी का बहुत सा दान कर दिया। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वालों का देखा होगा, बहुत सा अपना उन्होंने दान कर दिया। लेकिन ये दान
इसलिए किया जाए कि ये लोग जरा बहुत नीडी हैं, बहुत आवश्यक है इनकी मदद करना, ये भी एक गलत धारणा है। हम असहाय हैं इसलिए मदद करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या हम ऐसा एक कोई नियम बना सकते हैं कि हर बहुराष्ट्रीय कंपनी को सामाजिक कार्य करना ही होगा? अगर ऐसा कुछ बनता है, देखिए भविष्य बन रहा है, बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ आगे होना है, लेकिन अभी बहुत कुछ बनने की प्रक्रिया में है और हम लोग आगे कुछ सोचेंगे, आगे फिर हम आप बात करेंगे, कभी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए और हमारे सभी साथियों की जिज्ञासाओं का यथोचित उत्तर देने के लिए। और अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले चल रहा हूं और हमारे मित्र, हमारे सहभागी, पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एसी मंजुनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। मित्र डॉक्टर एसी मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। जैसे कि सर को हमने आज जो सुना है, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, वहां तक आकर के, शुरू तक आकर के हमने उनको रोक दिया है। मतलब हमने, इसका मतलब समय ने हमको रोक दिया है। इस पर हम आगे भी सुनना चाहते हैं, फिर भी हम एक रोचकता पर आकर के हम यहाँ पर रुके हुए हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, इस तरह की जो रोचकता और अलग अलग जो विचारधाराएं हमारे मन में जो चिंतन जो है होते रहेंगे। मित्रों, आज का यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 48वां व्याख्यान, जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा प्रोफेसर सूर्यपाल सिंह जी का, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और हमारे हिंदी जगत के वरिष्ठ हिंदी क्या क्या कहे, साहित्यकार, नाटककार, संपादक, इस तरह के सभी जिसके क्षेत्र में जो ये सक्रिय हैं, जिसकी इनको देखकर हमें जिसकी यह उत्साह, हमें अपना उत्साह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतने उम्र में भी, मतलब इतने समय में भी वो क्या है, पत्रिकाएं चला रहे हैं और सृजन कार्य कर रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण ये कार्य कर रहे हैं। जो सीनियर हिंदी जो राइटर हैं और जो रिटायर्ड जो प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज बटावली बाजार गोरखपुर के, इनका आज का अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा उत्तर आधुनिकता और साहित्य की दिशाएं। उत्तर आधुनिकता क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर आपने जिसकी चर्चा की है। और हमें, क्योंकि हमें सुनते हुए यह लग रहा था कि हम, जिसकी मतलब आपने इतने सरल ढंग से, क्योंकि आप पहले ही डिग्री कॉलेज मतलब बीएड कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो आपको यह पता ही है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पर बीएड कॉलेज में पढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो आप उस दृष्टि से हमें बहुत सरल भाषा में, सरल ढंग से हमें उत्तर आधुनिकता और साहित्य की दिशाएं, इस विषय पर आपने आज का अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया। सर मैं आपको हमारे कॉलेज पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलुरु एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, इन तीनों संस्थानों की ओर से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए आपको शत शत नमन करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस व्याख्यान के जो हमारे सहयोग दे रहे हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और हमारा जो मार्गदर्शन किया, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, मैं उनका
सभी की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ हमारा जो प्रोत्साहन कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य वंदना मैडम, वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, और आज का जो सुंदर कार्यक्रम का सुंदर संचालन किया, मतलब ये अक्सर करते रहते हैं, फिर भी आज के संचालन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी ओर से और आप हमारे सभी जो प्रतिभागी जो हैं उन सभी की ओर से मैं जयशंकर कुमार जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमारे इस व्याख्यान में दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, जैसे यह व्याख्यान माला जो है गंगा कावेरी व्याख्यान माला, गंगा और कावेरी को दो अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग आचार विचार, इन दोनों को अलग अलग भाषाएं हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं इन सभी प्रतिभागियों के सहयोग से। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रतिभागी मित्र, जैसे कि प्राध्यापक मित्र हो, और उसके बाद जो रिसर्च स्कॉलर हो, सभी जो जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में मिलकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, आज के सभी प्रतिभागियों को मैं अपनी ओर से, हमारे कॉलेज और SLBS कॉलेज गोंडा, इन सब की ओर से आज के प्रतिभागियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको धन्यवाद ज्ञापन हेतु, आपको भी धन्यवाद। और गंगा कावेरी व्याख्यान माला का ये 48वां व्याख्यान आज संपन्न हुआ, और आज के हमारे मुख्य वक्ता थे आदरणीय डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर, जिनके बारे में अभी डॉक्टर मंजूनाथ जी ने बताया। वो हम लोगों के तो प्रेरणा स्रोत हैं, और हमें ये सौभाग्य है हमारा कि हमको उनका सानिध्य बहुत भौतिक रूप से भी मिला हुआ है। और वो मैं ये कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति नहीं है, अपने आप में एक अकादमी है। तो मैं उन्हें अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की यहीं से घोषणा करता हूँ। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, जितने प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, जो विद्वत जन जुड़े हुए हैं, सभी के